A very warm good morning students. So today we are going to start a new chapter in SST. आज हम SST का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेडिसिन. द पेज नंबर इज 83. सो स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू आस्क, यहाँ पिक्चर में आपको कुछ दिखाया हुआ है. डू यू नो व्हाट इज दिस? क्या दिखाया हुआ है ये आपको पिक्चर में? यस, दिस इज मेडिसिन. सो क्यों लेते हैं हम स्टूडेंट्स मेडिसिन? आप लोगों ने भी कभी ना कभी मेडिसिन ली होंगी. क्यों लेते हैं हम? यस, अगर कभी हमें फीवर हो, कोल्ड हो या और भी किसी भी तरह की कोई भी डिजीज़ हो तो हम उनको क्योर करने के लिए, उससे जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए मेडिसिन लेते हैं. पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा, जब भी आप ये मेडिसिन खाते हैं, कि ये मेडिसिन आई कहाँ से? किसने इन्वेंट की ये मेडिसिन? कैसे हम लोगों ने ऐसे अलग अलग मेडिसिन ढूंढ ली कि हमें फीवर है तो हमें PCM यानी पैरासीटामोल लेनी है, अगर हमारे बैक एक है या कोई और पेन हो रहा है तो उसमें हम कोई भी कॉम्बीफ्लेन या ऐसी कोई स्प्रे लगाते हैं, मूव जैसा स्प्रे लगाते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये सब क्या की गई? पहले इनके बारे में रिसर्च किया गया, उसके बाद ये सारी मेडिसिन बनाई गई फॉर डिफरेंट डिजीजेस. आज हमारी साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि आज हमारे पास हर डिजीज से लड़ने के लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन हैं. कुछ ऐसी हैं जो नेचुरल चीज़ों से बनी है, कुछ ऐसी हैं जो केमिकल्स को मिक्स करके बनाई गई हैं. स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि हम इतने टाइम से ये जो ऑनलाइन क्लासेस भी हम ले रहे हैं, इन सभी का एक ही रीज़न है, दैट इज़ कोरोना. कोरोना की वजह से हम आज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. तो आप जानते हैं कि उसकी भी अब एक वैक्सीनेशन आ चुकी है. तो मेडिसिन का कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, वो हमें इस कोरोना वाले टाइम ने बता दिया. क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक हम सब क्या थे? परेशान थे ना. बट अब वैक्सीन आ चुकी है. लेट अस सी वो हमें कब तक मिल पाती है और कब तक सभी को लग पाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में जानेंगे मेडिसिन के बारे में, और उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे क्लिनिकल इक्विपमेंट्स हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे. As you all know, medical science saw rapid advancement in the 19th and 20th century. मेडिकल साइंस ने जो भी डेवलपमेंट की है, जो न्यू रिसर्चेस किए हैं, वो सारी 19th और 20th सेंचुरी के आते आते उन्होंने की है. ये वो पीरियड था जब बहुत सारी मेडिसिन और ड्रग्स और मेडिकल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किए गए थे. इन्वेंट करना मतलब किसी भी ऐसी चीज़ को बनाना जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं बनाई हो. तो बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी. मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो इक्विपमेंट्स या वो औजार जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में या अपने क्लिनिक्स में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यानी उसको क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं. इसमें अलग अलग औजार आते हैं, जैसे आपका थर्मामीटर आता है, स्टेथोस्कोप आता है, और भी अलग अलग हैं जो हम इस चैप्टर में जानेंगे. बिकॉज ऑफ इन डिस्कवरीज की वजह से क्या हुआ है स्टूडेंट? आज हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ स्पेन बढ़ गया लोगों का. मतलब पहले क्या था? इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं थी. हर एक डिजीज़ की दवाइयाँ इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी. तो लोगों को क्योर होने में बहुत टाइम लग जाता था, और दूसरी चीज़, कई बार उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं मिल पाती थी क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी उस टाइम पे. So now let us learn about some important medical inventions and discoveries. अब हम जानेंगे कुछ ऐसी मेडिकल इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के बारे में जिन्होंने आज के टाइम में हमारी लाइफ को इतना चेंज कर दिया है. सो द फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मामीटर. ये कुछ इस तरह का होता है स्टूडेंट. आप सभी ने भी कभी ना कभी इसे यूज़ ज़रूर किया होगा. जब भी आपको फीवर आता है, ये आपके घर में भी हो सकता है, आप लोगों ने घर में यूज़ किया हो, आपकी मम्मा ने आपको यूज़ करवाया हो जब आप मतलब आपके फीवर को मेजर करने के लिए, या फिर जब भी आपको फीवर था तो आपको डॉक्टर के पास अगर लेकर गए हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए इसी इक्विपमेंट का यूज़ करता है. सो दिस इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. कुछ इस तरह का होता है ये.
यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखी होती हैं। अब हम जानेंगे इसके बारे में। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर, ये किस लिए यूज होता है स्टूडेंट? हमारी बॉडी के टेम्परेचर यानी तापमान को जांचने के लिए। ये डैनियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था, यानी सबसे पहले इसकी खोज और इसको बनाया उन्हीं ने था। और जो कौन थे? एक जर्मन साइंटिस्ट थे इन 1714। और ये कब की थी उन्होंने इन्वेंशन? 1714 में। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज अ स्लिम ग्लास रॉड विद अ बल्ब ऑफ मर्करी। ये क्या होती है? एक पतली सी ग्लास रॉड होती है जिसके यहाँ टॉप पे क्या होता है स्टूडेंट? मर्करी होता है। इट मेजर्स टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें हम दो तरह से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। पहला डिग्री फ़ारेनहाइट में, जो इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, कैपिटल F लिखकर यहाँ पर डिग्री का सिंबल लिखा जाता है। ये जो सिंबल होता है डिग्री का होता है। और दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस, यानी कैपिटल C लिखकर डिग्री को हम डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हम दो चीज़ों में, मैंने अभी आपको बताया ना, टेम्परेचर हम दो तरह से नाप सकते हैं, या तो डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में। तो एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट में वो होता है 98.4 और डिग्री सेल्सियस में वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है तभी डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको फीवर है या नहीं। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है तो आपको फीवर नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। मतलब ये सभी की बॉडी का एक नॉर्मल और जनरल टेम्परेचर है। इफ द बॉडी टेम्परेचर इज हायर और लोअर देन द नॉर्मल, या तो अगर इससे ज़्यादा हो या फिर इससे कम हो, दोनों ही सिचुएशन में बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा या कम, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट? आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लोग क्या करते हैं, इसको जनरली हम घर में भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसकी यूसेज जो है वो बहुत ही ईजी है। इसको यूज़ कैसे किया जाता है? जो छोटे बेबीज़ होते हैं जनरली उनके हम इसे आर्म पिट पे लगाते हैं। आर्म पिट में अगर हिंदी में बोलूँ तो उनके बगल के नीचे। और बाकी पेशेंट्स जो बड़े हैं और उसको मुंह में कैरी कर सकते हैं, उनकी टंग के नीचे इसे प्लेस किया जाता है। सो द बॉडी टेम्परेचर इज टेकन बाय प्लेसिंग द थर्मामीटर इन द पेशेंट माउथ और अंडर द आर्मपिट फॉर अ फ्यू सेकेंड। कुछ सेकेंड्स के लिए इसको मुंह में रखना होता है, अपनी जीभ के नीचे या फिर अपनी बाजू में। और उसके बाद जब इसको देखा जाता है तो इसमें क्या होता है? द मर्करी इन द बल्ब हीट्स अप। इस बल्ब में जो मर्करी है वो हीट अप होती है और एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड मतलब वो ऊपर चली जाएगी, उस डिग्री पर आकर वो रुकेगी जितने आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। द एक्सटेंट टू विच द मर्करी राइजेज, मतलब जितने एक्सटेंट तक मर्करी राइज हुई है वो आपके बॉडी टेम्परेचर को दिखा रहा है। आज के टाइम पे एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि डिजिटल थर्मामीटर्स भी यूज़ किए जाते हैं और हर जगह अवेलेबल हैं। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम जानेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर रेने लेनेट ने इन्वेंट किया था इन 1816 में। इट इज़ अ मेडिकल डिवाइस यूज टू, ये आपने देखा है कुछ इस तरह का होता है। ये जनरली डॉक्टर्स के गले में हमेशा दिखेगा ये आपको। ये किस लिए यूज़ होता है? किसी भी पर्सन की हार्ट बीट को, उनकी बीट्स जो है ना, उनको सुनने के लिए डॉक्टर्स से यूज़ करते हैं। और वो क्यों सुनते हैं इसे? ये देखने के लिए कि बॉडी की हार्ट बीट नॉर्मली वर्क कर रही है या नहीं, कहीं हार्ट बीट तेज तो नहीं है या स्लो तो नहीं है। इट इज़ यूज टू लिसन द साउंड ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड सुनने के काम आता है, जिसमें लंग्स भी है और हार्ट भी है। आपके हार्ट और लंग दोनों की साउंड इसके जरिए सुनी जा सकती है और जाती है। विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस डॉक्टर कैन आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ दिस। और डॉक्टर इस उपकरण का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि वो ये पता लगा सकें कि आपके इंटरनल ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका हार्ट जो है
वो कहीं फास्ट तो बीट नहीं कर रहा या फिर कहीं स्लो बीट तो नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम है। ना ही वो हार्ड बीट करना, फास्ट बीट करना चाहिए, ना ही वो स्लो बीट करना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट इक्विपमेंट, दैट इज अ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट? माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट एनेबल अस टू सी। इसकी वजह से हम छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। ये एक्चुअल में उन छोटे छोटे बैक्टीरियाज को देखने के काम या स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के काम आता है, जो हम अपनी अनएडेड आइज से नहीं देख सकते। मतलब हमारी नॉर्मल आइज से वो हमें नहीं दिखेगा। इसके लिए हमें इस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, बिकॉज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके साइज को एनलार्ज करके दिखाता है, यानी उसको बड़ा करके हमें दिखाता है। द वेरी फर्स्ट माइक्रोस्कोप वर नोन एज फ्लू ग्लासेस। पहले जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया था उसे फ्लू ग्लासेस कहा गया था, बिकॉज इट वॉज यूज टू स्टडी टाइनी इंसेक्ट्स। क्योंकि टाइनी इंसेक्ट्स को स्टडी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को इंसेक्ट्स स्टडी करने के लिए यूज किया गया था। उसके बाद एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर और फिजिक्स जो थे गैलीलियो, उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया इस पे। और उसके बाद 1950 में उन्होंने एक लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। जैसे जैसे टाइम पास होता गया, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन जो है वो इम्प्रूव होती गई। मतलब उसमें उन्होंने और अलग अलग नए नए तरीके के माइक्रोस्कोप डेवलप करने शुरू किए। इस सबसे ज़्यादा जो ये माइक्रोस्कोप है ये साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड फाइंड अ क्योर फॉर देम। क्योंकि साइंटिस्ट, वही जो मैंने आपको भी बताया कि साइंटिस्ट इनका यूज़ करते हैं छोटे छोटे जर्म्स, बैक्टीरियाज को देखने, उनको पहचानने के लिए, और उनको फिर क्योर करने में भी ये हेल्प करता है। अगर उनसे कोई डिजीज़ आपको हो गई है तो उसकी क्योर में भी ये हेल्प करता है। द माइक्रोस्कोप इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एज इट हैज़ हेल्प टू प्रिवेंट मैनी डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, क्योंकि स्टूडेंट इससे पहले ऐसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या टाइनी इंसेक्ट्स को हमारी अनएडेड आइज से देखना इम्पॉसिबल चीज़ थी। तो इसकी इन्वेंशन के बाद बहुत सी चीज़ें हमारे लिए ईजी हो गई। ये कुछ इस तरह का दिखता है। दिस इज़ अ माइक्रोस्कोप। आप लोग कभी अपनी साइंस लैब में जाएं तो आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पर आइज रखी जाती है और यहाँ पर कोई भी जिस चीज़ के अंदर आपको ऑर्गेनिज्म को देखना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेट या ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग में क्या होता है स्टूडेंट? इसमें सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की फोटोग्राफ्स क्लिक की जाती हैं, ये देखने के लिए कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं। देखिए, क्योंकि अगर आपके एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी चोट लगी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो एक्सटर्नली आप दिखा सकते हैं। डॉक्टर उसको इजीली देख भी सकता है और क्योर भी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो उसके लिए ज़रूरत है डॉक्टर को उसकी मेडिकल इमेजिंग करने की। क्योंकि इंटरनल बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, जब तक उसको वो नहीं पता चलेगा, वो उसकी मेडिसिन भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। सो व्हेन डॉक्टर वांट टू फाइंड आउट द if there is any problem with our internal organs, they take photograph of organs through medical imaging। जो मैंने आपको भी बताया कि अगर डॉक्टर को लगता है कि आपके किसी भी इंटरनल ऑर्गन में, आपका माइंड है, लाइक आपका ब्रेन है, आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, या और भी किडनीज, जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किसी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की फोटोग्राफ्स लेंगे मेडिकल इमेजिंग के जरिए। अब मेडिकल इमेजिंग के अलग अलग कुछ तरीके हैं, उसकी अलग अलग मशीन्स हैं। किस किस के जरिए वो लिया जाता है? ईसीजी लिया जाता है, एक्सरे। एक्सरे आप सभी ने देखा भी होगा, ब्लैक ग्रे कलर का एक पेपर होता है जिसके ऊपर आपकी किडनीज की पिक्स आती है, पसलियों की पूरी वो दिखाई जाती है, इमेज बन के आती है कि कैसी दिख रही है वो, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, और एमआरआई। एमआरआई जो माइंड का किया जाता है, मतलब आपके ब्रेन का, नॉट माइंड, सॉरी, आपके ब्रेन का किया जाता है एमआरआई। तो ये सारी मशीन्स हैं जो मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसके ज़रिए डॉक्टर पहचान पाता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन सही से वर्क कर रहे हैं या उनमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक एमआरआई मशीन दिखाई गई है। यहाँ पेशेंट को लिटाया जाता है और इस मशीन के अंदर से वो पास आउट होता है ऐसे,
और तब उसके ब्रेन का MRI लिया जाता है। उसके बाद आता है लेज़र। लेज़र की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इसमें एक छोटी सी बीम लाइट पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और इसकी वजह से डिजीज या इश्यूज को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प होती है। लेजर इज रिप्लेसिंग सर्जरीज इन मैनी केसेस। आज के टाइम पे लेजर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। जैसे आईज में जिन लोगों को स्पेक्स लगे हुए हैं, उनको भी अगर अपने स्पेक्स हटवाने हैं तो वो लेज़र के ज़रिए करवा सकते हैं। लेज़र ऑपरेशन करवाए जाते हैं, आपने सुने होंगे स्टूडेंट। तो ये सारे बीम लाइट्स के थ्रू होते हैं। लेजर इज अ नैरो बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी लाइट दैट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट गेटिंग डिस्पर्स। मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है विदाउट गेटिंग डिस्पर्स, बिना फैले इधर उधर। एक पर्टिकुलर पोजीशनिंग की जाती है उसकी और वो उसी के जरिए क्योर की जाती है कोई भी डिजीज। इट डिस्ट्रॉय द डिजीज टिश्यू एंड हेल्प टू हील द अफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी। ये उस डिस्ट्रॉयड टिश्यू को, जो भी टिश्यू में डिजीज है उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, और जो आपके हील्स या स्कार्स हैं उनको भरने में भी ये हेल्प करता है। इसकी बात आते हैं स्टूडेंट एंटीबायोटिक्स। आप सभी जानते होंगे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, हम सभी लेते भी हैं। ये हमें इन्फेक्शंस या बैक्टीरिया से क्योर करने में हेल्प करती हैं। तो उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स मेडिसिन या गोलियां भी बना रखी हैं जो जनरली लोग खाते भी हैं। द ह्यूमन बॉडी कैन बी अटैक्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अटैक कर सकते हैं। तो उनसे फाइट करने के लिए एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया तैयार किया जाता है और उसे उस बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है, ताकि ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ये उस ह्यूमन को, यानी उस पर्सन को जिसके बॉडी में डाला गया है, उसको हेल्प कर सके कि वो किसी भी तरह की डिजीज से बच सके या उससे फाइट कर सके। तो इन्हीं को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपकी बॉडी में एक वॉर जोन बना दिया जाता है कि आपके जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज है ना, उनसे लड़ने के लिए हम एंटीबायोटिक्स के ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज को इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, ताकि वो उनसे फाइट कर सके। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पहली बायोटिक, जिसे पेनिसिलिन नाम कहा गया था, वो इन्वेंट की थी। यानी सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी दैट वाज पेनिसिलिन। उन्होंने ये रिसर्च की थी बैक्टीरियाज के ऊपर, उसके बाद उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। उसके बाद बहुत अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स बनाई गई जो आज के टाइम में यूज़ भी की जाती हैं। इसके बाद आती है स्टूडेंट वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग स्पेसिफिक मेडिसिन इन अ पर्सन बॉडी टू मेक हिम अ स्ट्रॉन्गर। ये किसी भी इंसान की बॉडी में डाली जाती हैं ताकि वो इंटरनली स्ट्रांग हो सके और किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से लड़ सके। एडवर्ड जेनर, जो एक इंग्लिश डॉक्टर थे, उन्होंने पहली वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाई थी 1776 में। आज भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को पैदा होते ही दी जाती हैं। वैक्सीन को हिंदी में बोलूँ तो टीकाकरण जिसे हम कहते हैं। अलग अलग टीके बच्चों को लगाए जाते हैं जब वो पैदा होते हैं उसके बाद ही। और अब भी कोरोना की भी वैक्सीन आई है ताकि ये सभी को लग सके और इस कोरोना जैसे डिजीज से हम फाइट कर सकें। कौन कौन से वैक्सीनेशन है जो बच्चों को दी जाती है? दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस की भी होती है, बस सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये किसी भी पेशेंट को दे दी जाती है। कॉलेरा के, टेटनस का तो लगता है अगर आपको कहीं भी कोई लोहे से, आयरन जैसे किसी भी मटेरियल से चोट लग जाए तो टेटनस का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी होता है ताकि वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में स्प्रेड ना हो। ऐसे ही टाइफाइड का, वूफिंग कफ का और येलो फीवर, इन सभी के वैक्सीनेशन बच्चों को दिए जाते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन। ये क्या है? लुइस पास्चर जो थे, जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, केमिस्ट यू नो ना, जो मेडिसिन सेल आउट करते हैं, उन्होंने एक डिजीज कॉजिंग जर्म जो पानी और दूध के अंदर प्रेजेंट होता है उसको किल करने के लिए ये बनाया था
बॉइलिंग दैम, उसमें उन्होंने क्या किया था, बॉइल दैम फॉर हाफ एन आवर, किल्ड द जर्म्स। दिस मेथड ऑफ किलिंग ऑफ जर्म इज, यानी वो तरीका जिसमें हम जर्म्स को किल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। ये है लुईस पास्चर, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था। उसके बाद आते हैं हमारे एंटीसेप्टिक्स। जोसेफ लिस्टर जो एक इंग्लिश सर्जन थे, उन्होंने एंटीसेप्टिक्स की डिस्कवरी की थी, उसको डिस्कवर किया था उन्होंने। ही डिस्कवर्ड दैट वाउंड कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय वॉशिंग दैम इन। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था स्टूडेंट, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि अगर कोई भी आपको चोट लगती है, कोई भी वाउंड यानी कोई भी घाव है आपकी बॉडी पे, उसको अगर आप एक एंटीसेप्टिक से वॉश करेंगे, जो पहला एंटीसेप्टिक उन्होंने इन्वेंट किया था दैट वाज कार्बोलिक एसिड। आज के टाइम पे हम अलग अलग एंटीसेप्टिक्स यूज करते हैं, जैसे डेटॉल हो गया, सैवलॉन हो गया, ये ऐसे एंटीसेप्टिक्स हैं कि अगर आपको कोई भी चोट खरोच कुछ भी लगे तो आप उन पे इसे लगाए या उससे वॉश करें, तो क्या होता है वहां पर इन्फेक्टेड एरिया, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, वहां पर कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होंगे और वो घाव जल्दी से जल्दी भर जाएगा। उन्होंने ये एंटीसेप्टिक क्यों यूज किया था, हर तरह के घाव को भरने के लिए और उसकी कंट्रोल, मतलब उसमें इन्फेक्शन ना फैले, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। आज भी अलग अलग तरह के एंटीसेप्टिक्स यूज किए जाते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा, जनरली जब भी अगर किसी के चोट लग जाती है तो सबसे पहले जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट से देते हैं दैट इज फर्स्ट एड, उसमें भी सबसे पहले उसको कॉटन से, सैवलॉन या डेटॉल की हेल्प से वॉश किया जाता है या वाइप आउट किया जाता है। उसके बाद हमारी लास्ट चीज है दैट इज स्टेरलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग एंड रिमूविंग हार्मफुल जर्म्स फ्रॉम अ सब्सटेंस, यानी किसी एक सब्सटेंस में से सारे हार्मफुल जर्म्स को किल करना, मारना, इस प्रोसेस में किया जाता है। स्टेरलाइज में क्या किया